क्या केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? क्या अपनी गाड़ी से केदारनाथ की यात्रा संभव है? अगर हाँ तो गाड़ी कहाँ तक जा पाएगी? गाड़ी रखेंगे कहाँ? क्या अपनी गाड़ी केदारनाथ ले जाना सही फैसला है? कैसे और कहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो सकती है? आज के इस एपिसोड में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो शुरू करें बाबा केदारनाथ के नाम लेकर। लास्ट एपिसोड में हमने गंगोत्री की यात्रा कंप्लीट करके गंगोत्री से केदारनाथ के लिए अपनी गाड़ी से रवाना हुए थे और कल रात को हम इस मनेरी गांव में लीला नाम के इस होटल पर आकर रुके थे। होटल की स्टे, इसकी सर्विस और लोकेशन बहुत ही प्यारी है। ये होटल उत्तरकाशी से कुछ ही दूर पहले भागीरथी नदी के एकदम पार में बसा हुआ है। जो लोग पहली बार इसी वीडियो से हमें देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हम अपनी फैमिली लेके कोलकाता से देव फ्रॉम कलकत्ता निकल चुके थे एक बहुत ही यादगार सफ़र में, चारधाम रोड ट्रिप पर। मनेरी में आज सुबह का वेदर बहुत खूबसूरत हो रखा है। टिप टिप बारिश के साथ टेम्परेचर भी लगभग 10 डिग्री का हो चुका था। लगभग 11 बज चुके हैं और हम लोग इस सुहाने मौसम में और इस ब्यूटीफुल नेचर को अपने आँखों में बसाकर आज की यात्रा शुरू करने वाले हैं। हम लोग इसी होटल से अपना ब्रेकफास्ट सुबह कर चुके हैं और निकल रहे हैं आज की डेस्टिनेशन सोनप्रयाग के लिए। चार धाम के इस रोड ट्रिप में हमने पहले 2 धाम कंप्लीट कर लिया था। तीसरा और सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की है, जिसके लिए आज से हमारी तैयारी शुरू हो गई है। चार धाम के रोड ट्रिप के इस एपिसोड में आज हम जाएंगे मनेरी से सोनप्रयाग तक और फिर कल जाएंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड। केदारनाथ यात्रा के लिए प्राइवेट गाड़ी हो या बस, सभी के लिए लास्ट स्टॉपेज है सोनप्रयाग तक। चारधाम रोड ट्रिप सीरीज़ के सबसे टफेस्ट पार्ट आज से ही शुरू होगी, लेकिन उस चैलेंज की शुरू होने से पहले एक और मुसीबत है। गाड़ी में डीजल लगभग ख़त्म, बस 30-35 किलोमीटर का ही रेंज बचा हुआ है और अभी तक कोई भी पेट्रोल पंप हमें मिला नहीं था। और आगे अगर पेट्रोल पंप जल्द ही नहीं मिली तो फिर ना चाहकर भी वो लूज़ डीजल जो हम कल से लेकर घूम रहे थे उसे ही गाड़ी में डालनी पड़ेगी। आज की ट्रिप शुरू होने से पहले ये हमारी सबसे बड़ी टेंशन है अभी, लेकिन बाहर की इस खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते बार बार हम उस टेंशन को भूल ही जा रहे थे। फाइनली लगभग 20 किलोमीटर के बाद हमें HP के ये पेट्रोल पंप मिल गया था और सबसे रिलीफ की बात ये थी कि यहाँ डीजल अवेलेबल था। 55 लीटर के टैंक में लगभग 54 लीटर का डीजल लग जाने के बाद हमारी इस एपिसोड की पहली चैलेंज कंप्लीट हो चुका था। हमने इसी पेट्रोल पंप में अपने पास 5 लीटर का एक्स्ट्रा लूज डीजल एक गाड़ी वाले भाई को थोड़े से कम पैसे में सेल कर दिया था। गंगोत्री से उत्तरकाशी के लगभग आने जाने में 170 किलोमीटर डिस्टेंस में ये एक लौता पेट्रोल पंप है। अगर कोई गाड़ी लेके इस तरफ आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गंगोत्री से केदारनाथ जाने के लिए ये बाएं तरफ वाला रास्ता लेने से आगे रोड जाम लगभग नहीं मिलेगी और इस रास्ते का नाम है केदारनाथ मार्ग। और ये रोड पहाड़ों के बहुत ऊपर से ले जाकर केदारनाथ हाईवे में भी हमें काफ़ी ऊपर से मार्च करवाएगी। ये रूट एकदम खाली मिला था, उसके ऊपर इतनी खूबसूरत नज़ारों के साथ
उतनी ही प्यारी रोड पर गाड़ी चलाना किसी सपनों से कम नहीं था। हम लोग केदारनाथ रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में से जा रहे थे। हमें साफ पता चल रहा था कि हम लोग पहाड़ों के काफ़ी ऊपर से चल रहे थे, जहां बादल हमारे नीचे घूम रहे हैं। ये नज़ारे इतने सुंदर थे कि हम अपनी कैमरे में इसे कैप्चर करते करते थक जा रहे थे, लेकिन कैमरा बंद नहीं कर पा रहे थे। बादलों के इस साम्राज्य में इतनी हरी भरी ग्रीनरी और घने जंगलों के बीच लगभग हम अकेले ही चल रहे थे। शायद लेट से निकले थे, वजह उसके हमें इस रूट में लगभग कोई भी टूरिस्ट नहीं मिला था। हमारे आगे पीछे कोई भी गाड़ी ना होने के वजह हमें बार बार ये लग रहा था कि शायद हम लोगों ने गलत रास्ता ले लिया था। वैसे तो मनेरी से सोनप्रयाग तक का डिस्टेंस लगभग 294 किलोमीटर का था, लेकिन इस रूट की वजह से वो डिस्टेंस 272 किलोमीटर का हो जाता है। भले ही आज हम सोनप्रयाग तक का डेस्टिनेशन लगा चुके हैं, लेकिन प्रयास ये रहेगी कि सोनप्रयाग से पहले सीतापुर या रामपुर ऐसे किसी जगह पर आज रात को हम लोग स्टे कर जाएं और गाड़ी को एकदम सेफ किसी जगह पार्किंग का बंदोबस्त करके ही तसल्ली से हम कल गौरीकुंड के लिए रवाना होंगे। अभी लगभग 2 बज चुके हैं और टेहरी बोल के एक जगह से पहले हम लोग रैंडम एक ढाबे में रुक गए थे आज की लंच के लिए। सादा और वेज खाना 3 जन के लिए 490 रुपये। खड़ाई चढ़ते चढ़ते हम पहाड़ों की टॉप पर आ चुके हैं और यहाँ से पहाड़ों की पूरी रेंज दिखाई दे रहा था। अब यहाँ से ढलान पे उतरना है। इस टॉप से घनशाली तक अभी हम लोग नीचे ही उतरेंगे। रास्ता देख के शायद समझ आ रहा होगा कि हम लोग कितनी तेज़ी से अभी डाउनहिल जा रहे हैं। मनेरी से लगभग 100 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये रोड इतनी सन्नाटेदार है और इतनी खाली है जैसे लग रहा है कि हम लोग लॉकडाउन में गाड़ी चला रहे हैं। अभी एक मार्केट आ चुका है। इस जगह का नाम है चमियाला। यहाँ पर काफ़ी सारे मटन और चिकन के शॉप हमें दिखे। मुझे लगा था इस एरिया में खाली वेज ही मिलता है, लेकिन आंखों से इतने दुकान देख के हम थोड़े हक्के बक्के रह गए। अच्छा जी, यहाँ पर चेकिंग के नाम पे हमें थोड़ा रोक लिया गया। रजिस्ट्रेशन पेपर तो मैंने दिखाया था, लेकिन इन्हें पेपर पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोलकाता के मिठाई के बारे में बहुत ना कि नाम सुने हैं ये लोग, और वो मिठाई मांग रहे थे। फिर क्या था, 200 रुपये मिठाई के लिए देना पड़ा। नहीं तो सुनने में आया गाड़ी में काली फिल्म लगी हुई है, जिसके लिए केस हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाइम लो, बैठिए। अभी लगभग शाम के 4 बजे हैं। सोनप्रयाग अभी भी 140 किलोमीटर और करीब 5 घंटा लगने वाला है। रास्ता बिल्कुल शांत था, लेकिन मन में बहुत सारे सवालों के लहर उठ रहे थे। गाड़ी कहाँ पार्क होगी? क्या हमने गाड़ी लाकर सही किया है, या फिर ये गलत डिसीजन बनने जा रहा है हमारे लिए? और इन सारे सवालों के सही जवाब खोज पाना ही हमारे इस एपिसोड का असली मकसद था। शाम के 6:30 बज गए हैं और लगभग 170 किलोमीटर के बाद हमारी गाड़ी पहली बार नीचे से इस केदारनाथ हाईवे पर मार्च हो रही है। सनसेट हो चुकी है
नेशनल हाईवे 170 यानी केदारनाथ हाईवे पर चलते हुए भी बाबा की कृपा से अभी तक कोई भी जाम नहीं मिली थी। रोड के बाएं तरफ से मंदाकिनी नदी हमारे साथ साथ चल रही है। आज की यात्रा में अब यहीं पर पहली बार हमें 2-3 मिनट का जाम मिला। सोनप्रयाग तक जाने का प्लानिंग था नहीं, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होने की चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग सोनप्रयाग से 1-2 किलोमीटर आगे ही कहीं रुकने का प्लान बना रहे थे। सोनप्रयाग के 20 किलोमीटर पहले हमारी साइड की गाड़ियाँ रोक ली गई थी, लेकिन ऊपर से आ रही थी। करीब 20 मिनट के बाद हम ऊपर जाने वालों को छोड़ दिया गया। अभी हम फाटा क्रॉस कर रहे हैं। फाटा ही शायद पहला हेलीपैड ग्राउंड है केदारनाथ के लिए। दूसरी हेलीपैड ग्राउंड शेरसी या शेरसी क्रॉस करने के बाद ही हमने रामपुर के इस होटल पर आज रात रुकने का मन बना लिया था। एकदम रोड के साइड में इस होटल में रूम और खाना मिलाकर 3000 रुपये का डील हुआ था। इस पूरे एंटायर ट्रिप में केवल यहीं पर सबसे फ्रेश वेज बुफे सिस्टम में खाना हमें मिला था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। रात के 10 बज चुके हैं। हमने जानबूझकर सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले ही यहाँ रहने का मन बनाया था, क्योंकि कल यहाँ से आराम से निकलकर 2 किलोमीटर दूर पहले सोनप्रयाग, फिर वहाँ से गाड़ी एकदम सही कहीं जगह पर पार्किंग करने के बाद हम लोग गौरीकुंड तक पहुँच के कल नाइट स्टे करेंगे गौरीकुंड के GMVN गेस्ट हाउस में। और केदारनाथ के लिए हमें परसों सुबह ट्रैकिंग के लिए निकलना है। रूम बहुत सही है इस जगह के हिसाब से। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इस एपिसोड के दूसरे भाग में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामपुर सोनप्रयाग। आज से ही हमारे इस जर्नी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट शुरू होने वाली है। आज यहाँ से पहले पहुँचेंगे सोनप्रयाग तक। वहाँ पर पार्किंग में सही सलामत अपनी गाड़ी रखकर बाकी सब लगेज गाड़ी में छोड़कर मिनिमल बैकपैक के साथ हमें पहले जाना है गौरीकुंड। लेट्स सी। जय बाबा केदारनाथ की जय। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके हम लोग थोड़ा सा लेट से ही निकलेंगे, ताकि सुबह वाली भीड़ भाड़ खाली हो जाए। अब आगे ये देखना है कि कहाँ तक हम अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं और गाड़ी की पार्किंग कहाँ सही से मिल सकता है हमें। शुरू करें फिर। बोलो केदार बाबा की। रोड के दोनों साइड में ऐसे गाड़ियों की भंडार देखकर सही पार्किंग मिलने की उम्मीद धीरे धीरे छूट रही थी हमारी। सीतापुर के पहले पार्किंग में कुछ देर गाड़ियों की जाम में फंसे रहने के बाद गाड़ियों को सोनप्रयाग तक जाने का सिग्नल मिल चुका था, जिसका ये मतलब बन रहा था ऊपर सोनप्रयाग में पार्किंग मिलने की चांस ज़्यादा है। वो सामने सोनप्रयाग की पार्किंग दिख रही है। धीरे धीरे चलने के बाद आखिरकार एंट्री गेट में हमें ये पर्ची मिली 150 रुपये 12 घंटे के लिए, यानी एक दिन के लिए 300 रुपये पार्किंग चार्ज। अब देखना यह है कि सही जगह मिलता है कि नहीं। आखिरकार थोड़ी सी मशक्क़त के बाद इस जगह पर हमें पार्किंग मिल चुकी है। अब सारे सामान शॉर्ट आउट करके केदारनाथ ले जाने के लिए बैकपैक निकाल कर गाड़ी को और सही जगह रख कर हम लोग गौरीकुंड के लिए निकल पड़ेंगे। पार्किंग के इस फ्लोर में जो केयरटेकर हैं, हमने थोड़ा उनको सेटिंग कर लिया था और उन्हीं के भरोसे गाड़ी उस जगह पर एकदम सेफली रख कर 2-3 दिन के लिए हम लोग निकल रहे हैं। ना करके भी लगभग 5 बैग हमारे साथ जुट चुके थे। अब यहाँ से निकलकर पहले पैदल करीब 1 किलोमीटर जाएंगे, फिर वहाँ से शेयर बोलेरो में 5 किलोमीटर ऊपर गौरीकुंड तक पहुँचेंगे। फिर गौरीकुंड के टैक्सी स्टैंड से हमारी GMVN की आज की स्टे लगभग और 500-700 मीटर फिर पैदल चलना पड़ेगा।
इस तरफ कोतवाली के पास ही Check your registration from. हमारी रजिस्ट्रेशन चेक होगी। बस 1 ही मिनट लगा और रजिस्ट्रेशन चेक हो चुका था। अब इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा। मंदाकिनी. नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है। ब्रिज क्रॉस करते ही गाड़ी की स्टैंड दिखाई तो दिया, लेकिन हजारों यात्री वेट कर रहे थे और गाड़ी 1-2 ही गिने चुने आ रहे थे। ज़्यादातर गाड़ी खराब या फिर लंच ब्रेक में जा चुकी थी। टोटल कैओस बना हुआ था, कोई सिस्टम नहीं था, ना गाड़ियों की और ना यात्रियों की कोई भी लाइन बनी नहीं थी। पुलिस नाम की खड़ी है, लेकिन वो खुद कह रहे थे कि उनकी बात कोई नहीं सुनता। गाड़ियाँ अपनी मर्जी से आ रही थी और हजारों लोग एक गाड़ी के ऊपर टूट पड़ रहे थे। जो पहले से खड़े थे वो खड़े ही रह जा रहे थे और बाद में जो आ रहे थे वो सब गाड़ी देखकर उसके ऊपर झपट के मारामारी करके चढ़ जा रहे थे। लोग लड़ रहे थे, गाड़ियाँ आ नहीं रही थी और पुलिस खड़े खड़े देख रहे थे। 2 लोग और एक महिला की गाड़ी की धक्के से चोट भी आ चुकी थी। हम लोग बिल्कुल परेशान हो चुके थे। लगेज भी भारी था, दौड़ के गाड़ी पकड़ना भी मुश्किल था। ऊपर से गाड़ियाँ भी नहीं आ रही थी। लास्टली लगभग 1 घंटे के ऊपर ऐसे जूझने के बाद इस गाड़ी वाले भाई ने हमें अपनी गाड़ी खोलकर बैठने दिया था। बाद में हमारी परेशानी देखकर हमें गौरीकुंड ले जाने के लिए वो राजी हो गए। उनका ट्रिप एक्चुअली आज के लिए ख़त्म हो चुका था, फिर भी हमारे फैमिली को देखकर वो राजी हो गए। यहाँ पर पर्सन के लिए 50 रुपये चार्ज होता है और बीच में 4 जन ही बैठते हैं, लेकिन हमने 4 जन का पैसा देके 3 ही जन बैठने का ठान लिया था। लगेज गाड़ी के ऊपर रखी जाती है। 1.25 घंटे तक दौड़ भाग करते हुए मैं इतना हाफ गया था कि बात ही नहीं कर पा रहा था। अब गौरीकुंड पहुँचे भी नहीं थे, गाड़ी की स्टैंड से पहले भी लंबी जाम लगी हुई थी। मैं तो पैदल ही निकल के आगे जा रहा था। जाम किस बात की है कोई आइडिया नहीं है, क्यों है पता नहीं है। यहाँ पुलिस की कोई रोल नहीं है। पिछली बार भी मैंने देखा था, इस बार भी कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पुलिस की कोई प्रशासन, कोई सिस्टम दूर दूर तक नहीं है। पुलिस का बर्ताव भी आम आदमी से बहुत ख़राब है और इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए ना पुलिस के पास और ना प्रशासन के पास कोई भी रोड मैप या प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से जैसे तैसे उतरने के बाद GMVN का गेस्ट हाउस लगभग 700 मीटर और चढ़ाई पर थी, इसलिए हमने अपने सामान ढोने के लिए एक पिट्ठू भाई को 200 रुपये में ले लिया था। इस तरफ ये लाइन देख रहे हैं, ये वही टैक्सी स्टैंड के लिए है जहाँ से हम लोग अभी लड़ते मरते आए हैं और यहीं से लगभग केदारनाथ की यात्रा की पैदल मार्ग शुरू हो जाती है। और इसी मार्ग पर और थोड़ा सा आगे हमारी आज की स्टे GMVN के डॉर्मेटरी में। Let's see. तो ना चलो। फाइनली छत पर आ चुके हैं GMVN के इस गेस्ट हाउस के 5 तल्ले में। हमें अगर पहले पता होता तो मैं ये बेकार वाली जगह कभी भी बुक नहीं करता। इतना ख़राब है ये होटल का सिस्टम। हमारे साथ जो पिट्ठू आए हुए थे वो अपनी लगेज लेके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे थे। 5:20 हो चुके हैं। अब क्या ही बताएं और कितना ही बताएं। एक तो 5 से 6 तल्ला के ऊपर हमारी डॉर्मेटरी, दूसरी बात अगर हम पिट्ठू नहीं लाते तो आज शायद लगेज उठाने के चक्कर में ही दम तोड़ के यहीं मर जाते, क्योंकि इन लोगों के पास लगेज उठाने का कोई सिस्टम नहीं है।
रूम दिखाने का कोई इच्छा नहीं है। रिसेप्शन में बात ऐसे कर रहे थे जैसे हम लोगों को फ्री में ये अलॉट कर रहे हैं। हम यहाँ लगेज उठाने में पागल हो जा रहे थे और यहाँ के स्टाफ पॉकेट में हाथ डालकर चाय पीते हुए घूम रहे थे मस्ती से। हमें किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा। रूम के अंदर लाइट बंद करके रखे हैं। लॉजिक ये है दिन का टाइम है, इसीलिए लाइट दरकार नहीं है। अंदर की बाथरूम में भी जा नहीं पा रहे इनकी प्लानिंग की वजह से। मैं कह रहा हूँ आप सबको पहाड़ों पर GMBN के किसी भी प्रॉपर्टी में मत आना, एकदम थर्ड क्लास है। हमने बारकोट के सबसे प्रीमियम रेट के कॉटेज में भी रहकर देखा और आज इस डॉर्मेटरी में भी सेम ट्रीटमेंट ये सब के साथ करते हैं। सुबह 10 बजे के बाद लाइट, गीज़र, पानी सब बंद कर देंगे। शाम होने से पहले लाइट नहीं जलाएंगे। सर्विस ठीक से ना देना, खाना बिल्कुल बकवास था। अब यहाँ क्या होगा वो देखेंगे आगे। बात करने का कोई तरीका नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है और ना ही ठीक ठाक सर्विस देने का कोई भी नियत है। लो, अब इतना ऊपर से गाली गलौज कर रहे थे, शायद इसलिए थोड़ा जल्दी ही लाइट जला दिया। अब खाने की नमूना देखो। इसे भेज थाली कहते हैं। 250 रुपये प्लस GST। इसमें कच्चा चावल, एक आलू जीरा, 2 रोटी और एक पानी वाला दाल। पानी भी खुद सर्व नहीं करते, आपको उठकर ग्लास लेकर पानी भरकर खुद पीना होगा। राइस बॉयल नहीं हुआ। हाथ लो, पकड़ के दिखाओ। ऐसे चबाते हो? ऐसे ही सर। ऐसे राइस चबाते हो तुम लोग? हाँ जी, हम भी इसको खाते हैं। हम लोग राइस नहीं खाते क्या? और नहीं GMBN के दूसरे रिसोर्ट में अभी रह के नहीं आए? सर हम ये कौन सा चावल है? ये पूरा चावल बना हुआ है पूरा, ये कुक ही नहीं हुआ है। बासमती है सर ये। अरे भाई, बासमती हो, खासमती हो, कुछ भी हो, ये कुक होगा तब ना। ये कैसे खाएंगे? ये पूरा रबर के जैसे हार्ड है। सर ऐसी है ये चावल, मैं बताता हूँ आपको चावल। आप लोगों ने देखा खाना कितना बकवास था। मैं खाली वो 2 रोटी आलू से किसी भी तरह खाकर उठ गया था। मैं जनरली कभी शिकायत करता नहीं हूँ, लेकिन खाना इतना भद्दा था कि मुझे लास्टली चिल्लम चिल्ली करना पड़ा था। अब तुम हम लोगों को सिखाओगे चावल कैसे खाते हैं, बंगालियों को? फिर मैंने कहा आप लोगों का कंप्लेन रजिस्टर बुक मुझे दीजिए। तो बोले वो क्या होता है? फिर बोले नहीं नीचे है, लाना पड़ेगा। ऐसे हजारों बहाने करने लगे। जब मैं गुस्सा गया था और इन लोगों को समझ में आ चुका था कि मैं बिना रजिस्टर का कोई बात नहीं करूँगा, कोई बात सुनूंगा नहीं, तब जाकर सॉरी बोलकर 3 थाली के जगह हमें सिर्फ 2 थाली का प्लस GST यानी 525 रुपये चार्ज किया गया। चलो, इसी के साथ शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और अभी का प्लानिंग ये है कि हम लोग अभी सो जाएंगे और लेट नाइट उठकर 2-2:30 बजे तक यहाँ से लगेज लेकर हम अपनी केदारनाथ के लिए ट्रेकिंग शुरू कर देंगे। उम्मीद है आज के इस एपिसोड में हमने शायद केदारनाथ जाने के लिए जो जो प्रिपरेशन लेना पड़ता है उन सब का जवाब दे दिया है। और इसी उम्मीद में आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में केदारनाथ पैदल यात्रा की पूरी एडवेंचर आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो केदारनाथ की जय।